दिन भर रसोई में खटने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। ससुराल में अपनी हुनर का प्रदर्शन करना बंद करो, नहीं तो नौकरानी बनकर रह जाओगी। सुबह हल्का फुल्का झटपट बनने वाला नाश्ता ही बनाया कर, जैसे पोहा, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स। अपने ससुर और राजन जी का टिफ़िन भी दुकान पर भेज दिया कर, क्योंकि घर के जेंट्स लोग दोपहर को खाना खाने घर आ जाए तो बहुत काम बढ़ जाता है। सब खाना दोबारा गर्म करो, फिर परोसो। एक दो चीज़ें और फरमाइश पर बनानी पड़ जाती है। इससे अच्छा तो दुकान के स्टाफ के हाथों टिफ़िन भेज दिया कर, फिर सारा दिन फ्री रहना। ऐसा करती हूँ, तेरे कमरे के लिए टीवी भिजवा देती हूँ। मस्त अपनी पसंद का प्रोग्राम देखते देखते आराम करना। सावित्री ने अपनी नवविवाहिता बेटी श्वेता से कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। सुबह सुबह गरम नाश्ता बनाओ, फिर पूरे खाने की तैयारी करो। दाल चावल सब्जी रोटी सब चाहिए होता है। किचन समेटते समेटते दोपहर के 3 बज जाते हैं। श्वेता ने कहा, तो तू दोपहर के खाने में सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाया कर, वहीं टिफ़िन में दे दिया करना। सावित्री ने कहा, ये तुम बेटी को क्या गलत पाठ पढ़ा रही हो? उसे अपने ससुराल के रीति रिवाज के हिसाब से चलने दो। उसके ससुराल वालों को इतने सालों की दिनचर्या खान पान में यूँ बदलाव करना सही नहीं है। तुम्हें श्वेता को ससुराल के रहन सहन के हिसाब से ढलने को कहना चाहिए। उसके ससुराल में दखल अंदाजी करना सही नहीं है। अशोक जी ने अपनी पत्नी सावित्री को समझाते हुए कहा, श्वेता बेटा, तुम पराठे के लिए आटा लगा दो, मैं उसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर देती हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ। श्वेता की सास मंजू जी ने कहा, पर माँ, लंच में तो पूरा खाना बनने वाला है, तो पराठे बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं झटपट दूध कॉर्नफ्लेक्स बना देती हूँ। मैं कल ही मार्केट से कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ। श्वेता ने कहा, पर बेटा, तुम्हारे ससुर जी और रंजन को हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है, या कॉर्नफ्लेक्स से उनका कुछ नहीं होगा। मंजू जी ने कहा, आदत बदली भी जा सकती है। श्वेता ने जवाब दिया और 2 बाउल में कॉर्नफ्लेक्स बनाकर ले आई। चलिए पापा जी, नाश्ता तैयार है। श्वेता ने अपने ससुर जी से कहा, यह क्या, दूध कॉर्नफ्लेक्स? पराठे कहाँ हैं? विशाल जी ने कहा, पापा जी, आज पराठे नहीं बनाए। रोज रोज हैवी ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं बन पाएगा। श्वेता ने कहा, ये लीजिए जीरा अजवाइन के गरम गरम पराठे। मंजू जी गर्मा गर्म पराठे बनाकर आई। हाँ भाई, पराठे खाए बगैर दिन नहीं बनता, विशाल जी ने कहा। श्वेता के पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही उसकी मम्मी उसके लिए अच्छे वर्क की तलाश में लग गई। उनकी ममेरी बहन ने रंजन का रिश्ता सुझाया था। रंजन के पिता का साड़ियों का बड़ा सा शोरूम था। रंजन दुकान संभालने में पिता की मदद करता था। इकलौता लड़का था तो दुकान तो आगे उसे ही संभालनी थी। एक ही मुलाकात में श्वेता और रंजन ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। घर की साफ सफाई से लेकर बाकी सारे काम के लिए काम वाली आती थी। बस खाना बनाने का काम घर की महिलाओं का था। उस पर भी उनकी मदद के लिए सहायिका मेनका भी थी, जो उनके निर्देश पर रसोई के काम किया करती थी। ससुराल में रंजन माता पिता का इकलौता बेटा था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। वह पास के शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के अगले ही दिन श्वेता की मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा कैसी हो तुम? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी तुमको कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? उनसे कहना घुमाने के लिए विदेश में किसी अच्छी जगह का चुनाव करें। सावित्री ने बेटी से कहा, मम्मी, रंजन जी ने सिंगापुर मलेशिया की टिकट करवाई है। श्वेता ने कहा, लगता है दामाद जी भी तेरे पापा की तरह कंजूस प्रवृत्ति के हैं। अरे आजकल तो सब हाई सोसाइटी के न्यूली कपल स्विट्जरलैंड या यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं। तू दामाद जी पर दबाव डाल कि तुझे स्विट्जरलैंड ही जाना है, या तू कहे तो हम ही तुम्हारी टिकट करवा दें। सावित्री जी ने कहा। श्वेता ने इस बारे में रंजन से बात की। देखो श्वेता, सिंगापुर मलेशिया भी अच्छी जगह है,
अभी शादियों का सीजन है, दुकान में बहुत ग्राहक है, हमें 4-5 दिन में वापस आना होगा। मैं वादा करता हूँ जैसे ही अनुकूल समय मिलेगा हम स्विट्जरलैंड भी जरूर जाएंगे। रंजन ने श्वेता से प्यार से कहा, पर सावित्री जी अपने दामाद की बात से संतुष्ट नहीं हुई। सावित्री जी अपनी बेटी की नई नई गृहस्थी में दखल अंदाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। पहुंच गई बेटी की ससुराल स्विट्जरलैंड की टिकट के साथ। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, हम आपका यह तोहफा स्वीकार नहीं कर सकते। हम यूरोप ट्रिप पर भी जाएंगे, लेकिन अपने समय से और अपने पैसों से। रंजन ने हाथ जोड़ते हुए सावित्री जी से कहा। सावित्री जी बेटी दामाद के बीच मनमुटाव करवा कर वापस आ जाती हैं, लेकिन श्वेता के पिता अशोक जी को अपने दामाद की खुददारी पर गर्व होता है। अगर कभी श्वेता और उसकी सास के बीच में कोई बात हो जाया करती तो श्वेता अपनी माँ को बता देती और फिर उसकी माँ सास को फ़ोन कर देती। बात बात पर अपने दामाद को फ़ोन कर अपनी बेटी की ज़रूरतों की सिफारिश करती। जब बात बर्दाश्त के बाहर चली गई तब पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। श्वेता भी बात बात पर मायके जाने की धमकी देती। इन सब बातों में श्वेता की माँ उसकी सहायता किया करती। कुछ दिनों बाद सावित्री जी ने अपने बेटी दामाद के लिए बड़ा सा टीवी ऑर्डर किया। टीवी देखते ही रंजन का पारा चढ़ गया। उसने सीधे सावित्री जी को फ़ोन लगाया। मम्मी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने श्वेता के जन्मदिन पर उसे उपहार देने के लिए एक टीवी हमारे कमरे के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। आप बेवजह अपनी बेटी की चिंता ना करें। इतने से भी सावित्री जी का मन नहीं भरा। वह अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर बार बार श्वेता को मायके बुला लेती। बेटा, जैसे मायके में रहती हो वैसे ससुराल में भी रहना, बिल्कुल बिंदास, किसी की रोक टोक बर्दाश्त मत करना। ननद को ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं। ननद बाहर से भी अपने हाथ में मायके की कमान लेकर बैठी रहती है और पति पत्नी में झगड़े करवाती है, सावित्री जी ने कहा। अरे सावित्री, कुछ तो शर्म करो। झगड़े तो तुम लगवा रही हो अपनी बेटी दामाद के बीच। उसे अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलने दो, बेवजह की दखल अंदाजी करना छोड़ दो, श्वेता के पापा अशोक जी ने कहा। आपको तो बेटी का साथ देना ही नहीं आता। सावित्री जी अपने पति पर बरसने लगी। अब तो श्वेता अपनी माँ की बताई राह पर चलने लगी। अपनी माँ के कहने पर ससुराल के हर सदस्य की दिनचर्या पर बदलाव करने लगी। ससुराल आते ही घर के कोने कोने में बदलाव करने लगी। ऐसे में पति पत्नी के बीच मनमुटाव होना स्वाभाविक था। यह क्या बहू, तुमने बरसों पुरानी हमारी खानदानी आराम कुर्सी जिससे हमारा लगाव था कबाड़ी को दे दिया? ससुर जी ने श्वेता से कहा। हाँ पापा जी, मेरी मम्मी कह रही थी वह आराम कुर्सी हमारे घर के ड्राइंग रूम की सुंदरता को खराब कर रही थी, इसीलिए मैंने कबाड़ को दे दी। श्वेता, तुमने हमसे पूछे बिना, हमें बताए बिना अपनी माँ के कहने पर हमारी खानदानी चीज़ बेच दी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब हमारा खाना पीना, उठना बैठना सब तुम्हारी माँ के इशारे पर चलेगा क्या? अगर तुम्हें ससुराल में रहते हुए भी हर काम अपनी माँ के हिसाब से करना है तो ऐसा करो, तुम अपनी माँ के पास ही चली जाओ। जैसा वह कहे कठपुतली की तरह नाचना। रंजन ने गुस्से से श्वेता से कहा। श्वेता भी पैर पटकते हुए गुस्से में अपना बैग लेकर अपने मायके चली गई। श्वेता मायके आकर भी उदास रहने लगी। अरे तू चिंता मत कर, नाक रगड़ते आएंगे तेरे ससुराल वाले तुझे लेने को। अभी से इतनी कमज़ोर मत पड़, सावित्री जी ने श्वेता से कहा। इस बीच श्वेता की सास ने सावित्री जी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन सावित्री जी ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रंजन का फ़ोन उठाने से भी श्वेता को मना कर दिया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। श्वेता पति के वियोग में बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। उसने सबसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला श्वेता डिप्रेशन की शिकार हो चली है। पिता को उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। सावित्री, तुम्हारी दखल अंदाजी से हमारी बेटी का घर बिखर गया।
क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। तुम्हारे उल्टी सीधी सलाह के कारण वह अपने ससुराल की ना हो सकी। हमारा बेटा पंकज अभी छोटा है, पर कल को तो उसकी पत्नी आएगी, उसकी माँ भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काएगी, हमारे जीवन शैली में दखल अंदाजी करेगी, घर में कलह करवाएगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम्हारा व्यवहार बेटी की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से बेटी का घर बिखर गया। अब जाओ, बेटी को उसके ससुराल लेकर जाओ और बेकार की दखल अंदाजी करना छोड़ दो। अपनी बेटी का घर बसने दो, अशोक जी ने कहा। तभी डोरबेल बजती है। श्वेता ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके सास ससुर और पति रंजन को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्वेता, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि तुम ससुराल को छोड़कर मायके में खुश नहीं हो, पर अपनी माँ के कहने पर चल रही हो। हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे बगैर घर और मेरा जीवन सूना है, रंजन ने कहा। श्वेता झट से अपना बैग लेकर आ गई। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बेवजह अपनी बेटी की गृहस्थी में दखल दिया, पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर दी, मेरी हंसती खेलती बेटी के जीवन में कड़वाहट भर दी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपनी बेटी को अपने ढंग से जीवन जीने दूंगी। अब ना मैं खुद परेशान होंगी, ना बेटी को परेशान करूंगी। अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ही बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करूंगी। दोनों माता पिता के बेवजह दखल से कई बेटियों के घर अक्सर टूट जाते हैं। बेटियों को भी विवाह के बाद ससुराल और मायके के बीच का अंतर को समझना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा, तभी वह सुख से वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकती हैं। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।